ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो है मांग के नियम वाला चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मांग की लोच। देखिए, ज्यादातर बुक में ये जो है अलग से चैप्टर नहीं है, लेकिन जिस राइटर की बुक हम लेके चल रहे हैं हरिश्चंद्र शर्मा में, इसमें ये चैप्टर नंबर 4 है। अलग से इसके लिए एक चैप्टर बना हुआ है। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, 3 वीडियो या 4 वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम सेपरेट सेपरेट छोटी छोटी और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाली वीडियो बनाते हैं, इसलिए थोड़ा ज्यादा वीडियो बनाते हैं। वरना ये चैप्टर चाहे तो हम 2 वीडियो में भी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन जो है आपको 3 या 4 वीडियो, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर में हम लोग को मांग की लोच की सारी चीजों को समझना है, उसका फॉर्मूला, उसको निकालने की विधि, 1-2 क्वेश्चन भी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम बताएंगे। हालांकि वो एग्जाम में आपके आएगा नहीं, लेकिन फिर भी हम बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये कैसे होता है। ठीक है, ये सारे चीजों को होते हुए चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा। तो जो भी व्यक्ति पहली बार चैनल पे आए उन्हें क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर बटन पे क्लिक करके शेयर भी करना है अपने अपने दोस्तों में, जान पहचान वालों को, जो कॉमर्स के स्टूडेंट है उनको, जिनको जिनको इसकी जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ केवल कॉमर्स की नहीं, अगर आर्ट्स के स्टूडेंट है उनको भी जरूरत पड़ता है, तो वो भी इकोनॉमिक्स पढ़ता है, तो वहां भी आप शेयर कर सकते हैं। तो मतलब इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट में शेयर करेंगे जो भी एनसीईआरटी हिंदी मीडियम से पढ़ता है। बात क्लियर है? तो अब हम बताने जा रहे हैं कि अगर, पहली बात तो ये चैनल के बारे में आप जान ले जो नए बच्चे हैं, कि ये चैनल जो है ज्ञान आश्रम कॉमर्स के लिए डेडिकेटेड है। इसमें अकाउंटेंसी, बीएसटी और इकोनॉमिक्स तीनों पढ़ाया जाता है। पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा, रिवीजन होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, बोर्ड की तैयारी होगा, सब चीज। और ये सारी चीज फ्री, यहां तक कि नोट्स भी दिया जाएगा, वो भी फ्री में। किसी चीज का कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। ये सारी चीज आपको पाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस चैनल आपको पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें अपनी आईडी बनाना पड़ेगा, फिर उस लिंक पे आप जब क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाएंगे और वहां जाकर हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। उसी चैनल पे आपको नोट्स और इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियो, उसका लिंक और सारे नोटिफिकेशन जाता रहता है। साथ ही साथ अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है तो हमारा इंस्टाग्राम पेज है ज्ञान आश्रम नाम से। ठीक है, उस इंस्टाग्राम को आपको फॉलो कर लेना है, वहां पर भी इंफॉर्मेशन, वीडियोस के कुछ चीजें जाते रहते हैं, आप उसको भी फॉलो कर ले। साथ ही साथ उससे मैसेज करके आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद ही हमारा फेसबुक का पेज है ज्ञान आश्रम के नाम से, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी वीडियोस अपलोडेड होती रहती हैं, आपको जो है टाइम टू टाइम वहां पर भी वीडियोस सारे मिलते रहेंगे, तो उसको भी आप फॉलो कर ले। वहां पर भी आपको जो है पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सी चीजें, जानकारियां मिलते रहेंगे, तो उसको भी आप लोग फॉलो कर लेंगे। वहां भी आप मैसेज करेंगे तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो हमको आप इस नंबर से, हालांकि आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो भी आपको ये नंबर मिलेगा 9532773779। इस नंबर से आप हमें टेलीग्राम पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। याद रखिए, केवल टेलीग्राम पे कांटेक्ट करना है, कॉल नहीं करना है, कॉल एकदम नहीं करना है, केवल टेलीग्राम पे आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वहां पर भी आपको जो है रिप्लाईज मिल जाएगा, थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन मिलेगा जरूर, इस बात की गारंटी है। बात क्लियर है? तो चलिए आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है मांग की लोच। एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही आसान है, सच में बहुत आसान है। कुछ लोगों को शायद ना समझ में आए, लेकिन हमें तो लगता है कि ये सबसे आसान टॉपिक है मांग में। ठीक है, तो ये होता क्या है, तो सीधी सी बात, अगर इस शब्द की बात करें, लोच एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी। यहां पर है जैसे इलास्टिक है, आप खींचेंगे फिर वापस आ जाता है, खींचेंगे वापस आया, तो उसमें क्या है, बढ़ने और घटने की क्षमता है ना। उसमें क्या है, बढ़ने और घटने की क्षमता है। तो जिस भी चीज में बढ़ने और घटने की क्षमता है उसी को क्या कहते हैं, लोच। और यहाँ पर हम किसकी लोच पढ़ रहे हैं, मांग की लोच। तो आपको पता है मांग भी क्या होता है, बढ़ता है और घटता है, उसमें भी बढ़ने और घटने दोनों का गुण है, तो ये मांग की लोच कहलाएगा। लेकिन कैसे, तो जो बढ़ने घटने का जो दर होगा वही मांग की लोच होगा। तो ये शाब्दिक अर्थ हो गया, लेकिन हम डिटेल से अगर बात करें तो यहां पर उसका अर्थ लिखा हुआ है। क्या लिखा है, किसी वस्तु की कीमत में, ठीक है, क्या बता रहा है कि कोई वस्तु है, मान लीजिए एक्स वस्तु या कोई भी वस्तु, अपने मन से आप समझ सकते हैं, किसी वस्तु की कीमत में यानी उसके प्राइस में, उसके मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप, अगर उसके कीमत में परिवर्तन हो रहा है तो उसके फलस्वरूप उसकी मांगी गई मात्रा यानी उसकी मांग, जितना वो वस्तु मांगा जा रहा है, कीमत अगर घट रहा है तो कितना मांगा जाएगा, कीमत अगर बढ़ रहा है तो कितना मांगा जाएगा, तो उसकी मात्रा में, याद रखिएगा, मात्रा में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन जब भी होने की बात होता है तो समझ लीजिए कि एक प्रारंभिक बिंदु होगा, उसके बाद जाके आगे वाला कोई बिंदु होगा। ठीक है,
मतलब अभी जो वर्तमान में 10 रुपए में 10 पीस मांगा जा रहा है, तो अगली बार 15 रुपए में कितना पीस मांगा जाएगा, तो परिवर्तन हो रहा है ना, मूल्य में भी परिवर्तन और मांग में भी परिवर्तन। तो यही बता रहा है कि अगर कीमत में परिवर्तन जो हो रहा है उसके कारण से मांग में जो परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन की दर को ही, ठीक है, वो परिवर्तन कितना हो रहा है उसके दर को ही क्या कहेंगे, मांग की कीमत लोच, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, मांग की कीमत लोच, क्योंकि ये किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, कीमत के अकॉर्डिंग चल रहा है ना, इसीलिए इसको कीमत लोच कहेंगे। बात क्लियर है, इसको क्या कहेंगे, मांग की कीमत लोच, क्योंकि वस्तु की कीमत की वजह से उसकी मांग में परिवर्तन हो रहा है, या फिर जनरली इसको मांग की लोच के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, मांग की कीमत लोच या मांग की लोच के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर मांग की लोच के बारे में बताया जाएगा, तो अगर पूछा जाएगा तो आपको क्या समझना है, सीधे समझना है कि वो मांग की कीमत लोच पूछ रहा है, ठीक है। जैसे हमने बताया था मांग का नियम, मांग का नियम बाकी सारे चीजों से भी होता है, क्योंकि मांग को बहुत सी चीजें प्रभावित करता है, लेकिन जब मांग के नियम बताना रहता है तो हम लोग कीमत के हिसाब से बताते हैं। तो मुख्य तौर पे कीमत को ही हम लोग आधार मानते हैं, मेन आधार, इसीलिए मांग की लोच हो, ठीक है, या फिर मांग के नियम हो, वो दोनों कीमत के आधार पर ही चलता रहता है, जैसे पहले वाले चैप्टर्स में आप लोगों ने समझा है। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया, अब मेनली हम इसका मतलब बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है समानतः, यानी साधारणतः क्या होता है, किसी भी कारणों से वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होगा, ठीक है, मांग में परिवर्तन की दर को मांग की लोच कहते हैं। अगर हम केवल मांग की लोच की बात करें ना, तो देखिए मांग कई कारणों से परिवर्तित हो सकता है, मांग जो है वो बहुत से कारणों से परिवर्तित हो सकता है। जैसे एक तो वस्तु की कीमत हो गया, उपभोक्ता की आय हो गया, संबंधित वस्तु की कीमत हो गया, फैशन रुचि आदत में परिवर्तन हो गया, बहुत से कारणों से मांग में परिवर्तन हो सकता है। पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में आपने जाना है, बात क्लियर है। तो यहां पर बता रहे हैं कि किसी भी कारण से परिवर्तन होता है तो मांग, यहां पर क्या बोला है, तो वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होगा ना, जो वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होगा, उसी के दर को ही हम लोग मांग की लोच कहते हैं, उसी के दर को हम लोग क्या कहते हैं, मांग की लोच कहते हैं। बात क्लियर है, दर को दो बार मांग हो गया, दर को मांग की लोच कहते हैं, समझ में आ गया। तो यहाँ पे मांग की लोच का सीधा सीधा मतलब है कि उसकी मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन हो रहा है उसी के दर, किसी भी कारण से हो, ठीक है। आगे हम लोग डिटेल में अगर और बात करें तो यहाँ पर उसके पहले सूत्र देख लीजिए, मांग की लोच को कैसे निकाला जाता है। मांग की लोच को निकालने के फॉर्मूला क्या है, ईडी यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, यानी मांग की लोच, मांग की लोच बराबर हो गया वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन। ये एक समझने वाली बात है, प्रतिशत कैसे निकलता है, जैसे क्या है, मान लीजिए वस्तु का जो है 10 से मांग जो है 15 हो गया, तो प्रतिशत परिवर्तन का मतलब यहां पर हुआ कि कितना परिवर्तन हो रहा है, 10 से 15 कितने बार में गया, कितना परिवर्तन हुआ, 5 का परिवर्तन हुआ ना, तो ऊपर लिखेंगे 5 कितने से, तो यहां से गया है तो नीचे लिखेंगे 10 और उसको हमेशा गुणा कर देंगे 100 से, तो यही प्रतिशत परिवर्तन है। बात क्लियर है, यही प्रतिशत परिवर्तन है। जब भी प्रतिशत परिवर्तन की बोलेगा तो जितना परिवर्तित हुआ वो ऊपर, जिससे परिवर्तित हुआ वो नीचे, और गुणा कर देंगे किससे, 100 से, तो इससे प्रतिशत परिवर्तन आता है। अब इसी प्रतिशत परिवर्तन के जगह पे आप अनुपातिक परिवर्तन भी कह सकते हैं, अनुपातिक परिवर्तन भी कह सकते हैं। अनुपातिक परिवर्तन कैसे होगा, तो यहां पर कितना परिवर्तित हुआ है, 5 हुआ है ना, 5 बटे में कितना है, जो प्रारंभिक बिंदु है वो कितना, 10 है, तो यह अनुपातिक परिवर्तन के तौर पे जाना जाएगा, ठीक है, 5 बटे में 10, यह अनुपातिक परिवर्तन भी आप इस फॉर्मूला में रख सकते हैं, कोई गलत नहीं है, दोनों सही है, ठीक है। तो यहां पर जो है अनुपातिक परिवर्तन भी हो सकता है और क्या है हमारा, प्रतिशत परिवर्तन भी हो सकता है। यहाँ प्रतिशत परिवर्तन, यहाँ अनुपातिक परिवर्तन, दोनों हो सकता है, तो कोई गलत नहीं है, ये भी होता है, ठीक है। इसके बाद क्या बता रहा है, मांग को प्रभावित करने वाला, यहाँ पे अपॉन है यानी बटा में, इस मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन है उसके बटे में क्या होगा, मांग को प्रभावित करने वाले कारक में कोई भी कारक, जैसे हमने बताया क्या, हमने बताया कीमत, मेनली मांग की लोच किसके आधार पर होता है, कीमत, तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, अगर कीमत के हिसाब से नहीं देख रहे हैं, उपभोक्ता की आय देख रहे हैं तो आय में प्रतिशत परिवर्तन, अगर आय नहीं देख रहे, संबंधित वस्तु की कीमत देख रहे हैं तो संबंधित वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, मतलब जिससे भी आप मांग की लोच निकाल रहे हैं बस वो कारक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उस कारक में जो प्रतिशत परिवर्तन है वही आप फॉर्मूला में रख लेंगे। यहाँ पर भी प्रतिशत परिवर्तन की जगह अनुपातिक परिवर्तन भी हो सकता है, वही तरीका सेम है निकालने का, समझ में आया। एग्जाम्पल जब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे ना आगे लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में हम लोग 2-3 क्वेश्चन भी लगा के देखेंगे, तो वहां पे आपको थोड़ा सा फॉर्मूला और अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है। ये बात हो गया। आगे इस क्वेश्चन में मतलब इस टॉपिक में ये बताया है हमने कि वस्तु की मांग कई कारणों से परिवर्तन होता है, परिवर्तित होता है, ठीक है। एक बात सही है कि वस्तु की जो मांग है वो कई कारणों से परिवर्तित होती है। क्या क्या कारण है, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे वस्तु की कीमत यानी जो वस्तु हम लोग देख रहे हैं उसकी कीमत, ठीक है। जैसे जो है उपभोक्ता की आय, जो उपभोक्ता जो वस्तु को खरीदा उसका आय बढ़ जाएगा घट जाएगा तो परिवर्तन तो होगा ना, आय बढ़ने पे लोग मांग बढ़ा देते हैं, आय घटने पे घटा देते हैं, ये तो आप लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा है, इससे पहले वाले में। उसके बाद क्या है, संबंधित वस्तु की कीमत। संबंधित वस्तु दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से,
स्थानापन्न वस्तु, पूरक वस्तु, दोनों में नियम अलग है। तो यहाँ पे संबंधित वस्तु की कीमत जब बोला है ना, तो आप दोनों वस्तु के आधार पे सोचेंगे, ठीक है। तो संबंधित वस्तु की कीमत आदि, ये बहुत से कारण, इसके अलावा भी कारण है जिससे क्या होता है, मांग में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे कई कारण है, लेकिन जनरली यही तीन आता है। तो इसी के आधार पर, ठीक है, इसी सबके आधार पर क्या है, मांग की लोच। मांग की लोच की मुख्य कितनी अवधारणा है, तीन अवधारणा है, ठीक है। मांग की लोच की कितनी अवधारणा है, तीन अवधारणा है। इसी के आधार पर कौन कौन सा अवधारणा, सबसे पहला अवधारणा है मांग की कीमत लोच, जो सबसे मेन है। मांग की कीमत लोच जो सबसे मेन है, इसी को सबको ज्यादातर स्टडी करता है, ज्यादातर ध्यान दिया जाए। मांग की कीमत लोच, जिसको मांग की मूल्य लोच भी कहते हैं, कीमत को मूल्य भी कहते हैं ना। तो मांग की लोच, मांग की मूल्य लोच या मांग की कीमत लोच, तीनों एक ही है। तो इसमें आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इस बात को क्लियर रखिएगा कि मांग की कीमत लोच हो गया, मांग की मूल्य लोच हो गया, या केवल मांग की लोच हो गया, सब एक ही चीज है। इसमें क्या होता है, तो इसके परिभाषा यहाँ पे यही चीज है हमारा मांग की कीमत लोच। समझ में आ गया, सेम परिभाषा। क्या, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन होता है, वही मांग की कीमत लोच है, ठीक है। मांग की आय लोच, मांग की आय लोच क्या कहलाएगा, वस्तु की कीमत की जगह आप उपभोक्ता की आय रख लिए। किसी उपभोक्ता की आय, किसी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उसके द्वारा मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, उसके द्वारा वस्तु की मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, उपभोक्ता की मतलब मांग की आय लोच कहते हैं। आय के फलस्वरूप जो कीमत मतलब उसकी मांग में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मांग की तिरछी लोच, इसको देखिए तिरछी लोच की जगह इसको आड़ी लोच भी कहते हैं। आड़ा तिरछा आप लोग सुने होंगे ना, तो आड़ी लोच भी कहते हैं, गलत नहीं होगा, ठीक है। आड़ी लोच, आड़ी तिरछी लोच ऐसा कहते हैं। अब ये तिरछी का मतलब क्या होता है, आड़ी या तिरछा संबंध किसमें होता है, वस्तु का, दो संबंधित वस्तुओं के आपसी संबंध को कैसे कहते हैं, आड़ी या तिरछा संबंध कहते हैं। उसी के आधार पर हमारा क्या हो, यहाँ पे आड़ी या तिरछी लोच हुआ है मांग का, ठीक है। दो संबंधित वस्तु, कैसे कैसे दो वस्तु हो सकते हैं, तो स्थानापन्न दो वस्तुएं भी हो सकती है और पूरक दो वस्तुएं भी हो सकती है, ठीक है। ये दोनों प्रकार की वस्तुएं हैं और उनके बीच में जो संबंध है वो कैसा संबंध है, वो जो है अपना आड़ा या तिरछा संबंध है। और फिर इन्हीं के आधार पर, ठीक है, फिर इन्हीं के आधार पर मांग की लोच या तिरछी लोच किसे कहेंगे, तो ऐसे इसको परिभाषित करेंगे कि जब किसी एक वस्तु के कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप, ठीक है, जब एक वस्तु के कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप दूसरी उससे संबंधित वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं मांग की तिरछी लोच। बहुत ही सिंपल है, कोई अलग बात नहीं है। बस हमने क्या किया है, जिसका हम लोच बता रहे हैं उसको पहले नंबर पे डाल दे रहे हैं, बाकी तो लाइन सेम है कि मांग में परिवर्तन की दर को मांग की क्या कहते हैं, मांग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, मांग की लोच कहते हैं। बस यही है, सीधी सी बात है। स्टार्टिंग के लाइन में थोड़ा सा बदल देना है इन सब के आधार पे। तो समझ में आया, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया। अब हम लोग क्या समझेंगे, अब हम लोग समझेंगे ये लोच कितने प्रकार का होता है, इसके पूरे प्रकार को समझेंगे, कैसे कैसे क्या होता है, एकदम डायग्राम के साथ समझेंगे। तो चलते हैं आगे। देखिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मांग की लोच के जो श्रेणियां है उसके बारे में। यहां पर हमने हेडिंग डाला है मांग की कीमत लोच की श्रेणियां। जब कीमत लोच की बात होती है तो यहां पे दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि मांग की कीमत लोच को मांग की मूल्य लोच भी कहते हैं या मांग की लोच भी कहते हैं। हमने बताया कि जब भी मांग की लोच की बात होता है तो कीमत लोच को ही वरीयता दिया जाता है। ऐसा भी है कि आप उसको मांग की लोच जो है तीन प्रकार का आता है। कौन कौन सा, मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच, मांग की तिरछी लोच। लेकिन जब मांग की लोच की पहली बार में बात किया जाता है तो उसको हमेशा कीमत लोच के आधार पर ही देखा जाता है। तो इस आधार पर मांग की कीमत लोच बोलिए या मांग की लोच बोलिए, कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार की उनकी श्रेणियां। सबसे पहला है पूर्णतः बेलोचदार मांग। पूर्णतः बेलोचदार मांग किस बात को बताता है, ऐसे मांग को बताता है जिसमें क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 के बराबर है, यानी उसमें लोचदारपन है ही नहीं, 0, यानी मूल्य कितना भी परिवर्तित हो मांग हमेशा क्या होगा, 0 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, अत्यधिक लोचदार मांग। अत्यधिक लोचदार मांग जो है उसका मतलब क्या है, ईडी ग्रेटर देन 1। इसको हम लोग कहते हैं इकाई से अधिक लोचदार मांग। इकाई से अधिक लोचदार मांग यानी अगर मूल्य परिवर्तित हो रहा है तो उसके तुलना में जो मांग परिवर्तित होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में होता है इसको अत्यधिक लोचदार मांग यानी इकाई से अधिक लोचदार मांग। फिर उसके बाद है लोचदार मांग। लोचदार मांग जिसको ईडी इक्वल टू 1 कहते हैं, इसका मतलब क्या है कि इकाई के बराबर लोचदार मांग। इसको एक और नाम से जानते हैं इकाई के बराबर लोचदार मांग, यानी वस्तु की कीमत जिस अनुपात में परिवर्तित हो रहा है सेम अनुपात में क्या होगा, वस्तु की मांग में भी परिवर्तन होगा। उसके बाद हमारा क्या है यहाँ पर, ईडी ग्रेटर देन 1, जिसका नाम यहाँ पे लिखा है बेलोचदार मांग। बेलोचदार मांग ऐसी मांग है जिसमें वस्तु की कीमत जिस हिसाब से परिवर्तित हो रहा है मांग में परिवर्तन बहुत ही कम मात्रा में हो रहा है, ठीक है। यानी वस्तु की कीमत बहुत ज्यादा परिवर्तित होने पर मांग में थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है, ऐसे जो है वो है ईडी लेस देन 1। ईडी लेस देन 1 जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं इकाई से कम लोचदार मांग, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पर है
पूर्णतया लोचदार मांग, पूर्णतया लोचदार मांग यानी ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी यानी अनंत, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में ऐसी मांग जिसकी कीमत परिवर्तित हुए बिना उसकी मांग की मात्रा जो है लगातार परिवर्तित होती रहती है, बढ़ती जाती है या घटती जाती है, तो इस प्रकार को क्या कहते हैं, पूर्णतया लोचदार मांग, बिना कीमत परिवर्तन के हिसाब से। बात क्लियर। अब हम लोग समझते हैं सबसे पहला जो है पूर्णतया बेलोचदार मांग में, इसमें क्या होता है कि मांग की मात्रा हमेशा सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे 2 यूनिट मांगा गया, ये 2 यूनिट हमेशा मांगा जाएगा, चाहे 5 रुपए कीमत हो, चाहे 10 रुपए कीमत हो, चाहे 15 रुपए कीमत हो। इसीलिए इसके अंदर इलास्टिसिटी क्या है, 0 के बराबर है, थोड़ी सी भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है दवाइयां। जब दवाइयां अगर हम लोग लेते हैं तो बीमार होते हैं तो खरीदते हैं, तो क्या सस्ती दवाइयां होने पर हम ज्यादा दवाई खरीद लेंगे, ये बीमारी से ज्यादा खा लेंगे? अगर हमें 10 दिन डॉक्टर खाने के लिए बोला तो हम जो है 1 साल तक खाएंगे दवाइयां? ऐसा नहीं ना, मांग उसको बढ़ाएंगे नहीं, जितनी जरूरत है उतनी दवाइयां खाएंगे। और अगर दवाइयों का जो मूल्य है बहुत महंगा हो जाएगा तो क्या हम बीमार रह के मरना पसंद करेंगे? ऐसा तो नहीं है, फिर भी हम कुछ ना कुछ करके उसको खरीदते ही खरीदते हैं। तो ऐसी मांग कौन सी है, पूर्णतया बेलोचदार मांग। उसी प्रकार से नमक का अगर मूल्य कम हो जाता तो ऐसे नहीं कि 4 किलो नमक खाने में डाल दिए, नहीं, स्वाद के अनुसार जितना जरूरत है उतना ही नमक डाला जाता है। बात क्लियर है। और अगर नमक का मूल्य जो है बहुत महंगा हो जाता है तब भी नमक तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बिना नमक के खाना बन ही नहीं सकता। तो यही चीज है, इस प्रकार की मांग कौन सी है, पूर्णतया बेलोचदार मांग, जिसके मूल्य कुछ भी परिवर्तित हो जाए लेकिन इसकी मांग जो है एकदम इक्वल रहेगा। इसीलिए देखिए सीधा लाइन है मांग पे। फिर उसके बाद अत्यधिक लोचदार मांग। अत्यधिक लोचदार मांग जो है आपका मूल्य परिवर्तन की दर के अनुसार, जितना मूल्य परिवर्तित हो रहा है उसके अनुपात के अनुसार जो उसकी मांग की मात्रा बहुत ज्यादा परिवर्तित हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 6 रुपए से 9 रुपए, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे 9 रुपए से 6 रुपए बोल सकते हैं। पहले जो है 400 यूनिट मांगा जा रहा है किसी चीज को, ठीक है, आपके बुक के अकॉर्डिंग हम एग्जांपल लिए। और एक बात हम भी बता देते हैं कि हरिश्चंद्र शर्मा में थोड़ा सा ग्राफ ऊपर नीचे आगे पीछे बनाया है, इसीलिए देख के समझिएगा। यहाँ पे हम बना दिए सही ग्राफ लाइन से, ठीक है, उसको देख के आप सही करिएगा अपने नोट्स में वरना हम तो नोट्स देंगे ही देंगे। यहां पर जो है 400 पहले यूनिट मांगा जाता था, कितने, 9 रुपए में, लेकिन जैसे ही 3 रुपए सस्ता हुआ तो यहाँ पे सस्ता होने का दर देखिए कितना ज्यादा है, यहां से यहां तक सस्ता हुआ है। वैसे ही मांग जो है क्या होगा, मांग आपका बढ़ गया कितना, यहां से यहां तक। तो इन दोनों में बताइए कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा? तो आपको दिख रहा है कि ये इसकी नाप जो है इससे ज्यादा इसकी नाप है, यानी क्या होगा, मांग में जो फ्लक्चुएशन है वो ज्यादा हुआ है, मांग में जो बदलाव है वो ज्यादा हुआ है। तो इसीलिए कहते हैं इकाई से अत्यधिक लोचदार मांग। पहले 9 रुपए में 400 था, अब 6 रुपए में 1600 हो गया, 4 गुना बढ़ गया। और यहाँ पे मूल्य जो है वो 4 गुना नहीं बढ़ रहा है, 6 का 2 गुना ही मूल्य 12 रुपए होना चाहिए ना। तो इन दोनों में अंतर जो है 1 गुना का भी नहीं है, 2 गुना का भी नहीं है, इनके मूल्य में अंतर बहुत कम है, लेकिन इनमें मांग में जो अंतर है वो 4 गुना का हो गया। तो ये बहुत आराम से आप समझ सकते हैं। और इस तरह भी देख सकते हैं गैपिंग से भी, यहाँ पर गैपिंग से भी देख सकते हैं कि इनके बीच में कितना कम गैपिंग है और इनके बीच में ज्यादा गैपिंग है, यानी मांग जो है, मांग बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो गया, मूल्य कम परिवर्तित हुआ है। उसके बाद अगला क्या है, लोचदार मांग। लोचदार मांग क्या होता है, तो लोचदार मांग का सीधा सीधा संबंध है इकाई के बराबर, यानी यहाँ पे जितना मूल्य परिवर्तित होगा उसी अनुपात में सेम टू सेम आपका मांग में परिवर्तित होगा, ठीक है। तो इस प्रकार की मांग को क्या कहते हैं, लोचदार मांग कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ऐसी वस्तु का एग्जांपल होगा, किसमें, अत्यधिक लोचदार में, जो वस्तु का बहुत ढेर सारा यूज हो सकता है, मतलब एक से ज्यादा प्रयोग होने वाली वस्तुओं का मांग अक्सर अत्यधिक लोचदार मांग होता है। जैसे दूध अगर सस्ता है तो लोग जो रहेगा दूध लेंगे, बहुत ज्यादा खरीदेंगे और उसी दूध से जो है पीने का भी काम करेंगे, दही भी बनाएंगे, घी भी बनाएंगे, मलाई भी निकालेंगे, पनीर भी बनाएंगे, बहुत सा चीज करेंगे, क्योंकि इसके ढेर सारे यूज है, घर में बहुत से यूज है। लेकिन जैसे जैसे दूध महंगा होना स्टार्ट होगा, लोग अपनी जो सबसे जरूरत वाली चीज है उसको प्राथमिकता देना स्टार्ट करेंगे। यानी जब बहुत जो है महंगा होना स्टार्ट होगा तो घी छोड़ेंगे, दही छोड़ेंगे, जो है उसमें जो है मक्खन छोड़ेंगे, मलाई छोड़ेंगे, ऐसे करते करते दूध का प्रयोग कम करते जाएंगे और अंत में पीने तक करेगा। और उसके बाद भी महंगा हो जाए तो दूध जो खरीदेंगे केवल चाय बनाने लेके यूज होगा। तो इस प्रकार से ऐसा होता है। तो ये क्या है, जरूरत के हिसाब से आदमी अपना मांग क्या करेगा, घटेगा। तो इसमें जो है परिवर्तन इसी हिसाब से इकाई से अधिक होता है। बात क्लियर है। अगला बात आता है लोचदार मांग। लोचदार मांग में क्या है कि देखिए यहाँ पर जो परिवर्तन की दर है वही परिवर्तन की दर आपको यहाँ भी दिख रहा है, दोनों में गैपिंग देखिए, दोनों बराबर है। पहले जो था 7.5 रुपए में 50 था, अब 5 रुपए में जो है 100 है, तो इनके बीच में 2.5 के बराबर जो है इतना ही। अब उसके बाद आप अगर एक और बनाना चाहेंगे 150 के लिए तो वो भी देख लेंगे, तो आप लगभग ऐसा करके बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जितने का परिवर्तन है यहाँ पर भी उतने का परिवर्तन है, तो ये भी जो है ये क्या हो जाएगा, 2.5 के बराबर हो जाएगा। 2.5 के बराबर आपका जो है 50 के बराबर चल रहा है, तो बराबर इकाई के बराबर से ही क्या आया, परिवर्तित हो रहा है।
देखिए 2.5 जो है 50 को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पर जो है इनके बीच में 2.5 का अंतर है तो इनके बीच में 50 का अंतर है, फिर इनके बीच में 2.5 का अंतर है तो इनके बीच में 50 का अंतर है। मतलब जिस हिसाब से, जिस अनुपात में आपका मूल्य बढ़ रहा है या घट रहा है, उसी अनुपात में आपका क्या हो रहा है, मांग भी बढ़ रहा है या घट रहा है। तो ये हमारा क्या है, इकाई के बराबर लोचदार मांग। जनरली ज्यादातर वस्तु जो होते हैं वो इसी प्रकार से होते हैं, ठीक है, इकाई के बराबर ही चलता रहता है। जैसे आदमी का मूल्य जो सामान्य रूप से यूज होने वाली वस्तु है वो इसमें यही है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है क्या, नेक्स्ट आता है बेलोचदार मांग। बेलोचदार मांग ऐसा मांग है जिसमें आपका जो है मूल्य परिवर्तन जो है ज्यादा होने से क्या होता है कि उसके हिसाब से, मतलब मूल्य परिवर्तन की जो दर है उससे कई से कम तरीके में, कम तरीके में क्या होगा, मांग आपका परिवर्तित होगा। देखिए हमने लिखा है ना बेलोचदार, बेलोचदार इलास्टिसिटी क्या है, 1 से कम है। यानी अगर मूल्य परिवर्तन बहुत ज्यादा होगा तब भी मांग में परिवर्तन कम होगा। क्या बात बताया हमने, मूल्य परिवर्तन अगर ज्यादा होगा तब भी मांग में परिवर्तन कम होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, बेलोचदार मांग है, ठीक है। बेलोचदार मांग जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मूल्य कितना परिवर्तित हो रहा है, इतना बड़ा गैप 18 से 8 हो जा रहा है, लेकिन मांग देखिए 8 से 10 ही हो रहा है, ठीक है, 8 से 10, इतना छोटा सा गैप। तो ऐसा मांग क्या है, ऐसा मांग बेलोचदार मांग। जैसे जो जरूरत की वस्तु है जिसे लेना अनिवार्य है उसी को, जैसे अभी लॉकडाउन जो हुआ था तो अब आपका क्या था, लोगों ने कम कम चीजों को खरीदना स्टार्ट किया। या एग्जांपल के तौर पे दे सकते हैं कि अगर आपका नॉर्मली राशन की बात करें, खाने पीने की वस्तु की मांग अगर मूल्य जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आप उसकी मांग को कम नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे इस समय सरसों की तेल की बात करें, सरसों का तेल जो है इस समय क्या है, बहुत महंगा है। तो क्या सरसों का तेल आपने यूज करना कम कर दिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना, बहुत कम नहीं कर सकते क्योंकि उसकी जरूरत है, थोड़ा सा कम करेंगे। मतलब अब होगा कि जैसे जो है बहुत बढ़िया सा सब्जी में डाल के बनता था, अब थोड़ा कम यूज कर रहे हैं, ऐसा है। लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं कर सकते क्योंकि जरूरत है, उसको आप हटा नहीं सकते। तो ऐसा जो है वो कौन सा है, बेलोचदार मांग है, ठीक है। बेलोचदार मांग ऐसी मांग है जो एकदम जरूरत की चीज है जिसमें आप बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आता है पूर्णतया लोचदार मांग। पूर्णतया लोचदार मांग ऐसा मांग है जिसमें मूल्य कुछ नहीं परिवर्तित हो, मूल्य टिका रहे, ठीक है, लेकिन इलास्टिसिटी क्या है, हद से ज्यादा परिवर्तित हो, मतलब डिमांड जो है वो हद से ज्यादा परिवर्तित, उसमें कोई पता ही ना चले कि क्यों हो रहा है। तो ये जैसे यहां पर देखिए मूल्य 15 ही है लेकिन पहले 10 था, अब 25 मांगा जाने लगा। क्यों मांगा जाना है, कैसे मांगा जा रहा है उसमें नहीं, मतलब मूल्य परिवर्तन हो नहीं रहा है लेकिन मांग परिवर्तन बहुत तेज हो रहा है। तो ऐसी मांग को क्या कहते हैं, पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल कुछ है नहीं, इसी तरह इसको ये जो है एक स्टडी के तौर पर रखा जाता है। तो ये हो गया, ठीक है, बात समझ में आया। तो ये मुख्य रूप से आपका जो है लोचदार मतलब मांग की लोच के ये 5 श्रेणियां हैं। 5 श्रेणियों का आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि मांग की लोच किन चीजों से प्रभावित होता है। तो बहुत बड़ा चीज नहीं है, एकदम वही चीज है, क्योंकि मांग का नियम का ही अंदर चल रहा है। तो मांग जिन जिन चीजों से प्रभावित होगा, सेम उन्हीं चीजों से क्या होगा, मांग की लोच भी प्रभावित होगा। अगले वीडियो में हम उसी पे बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इनको नापने की कौन सी विधियां हैं, मांग की लोच को मापने की विधियां। ये दोनों वीडियो हम लोग जब कंप्लीट करेंगे तो उम्मीद करेंगे कि इन्हीं दोनों वीडियो में आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। इसीलिए हमने बोला था मैक्सिमम जो है मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 वीडियो बनेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं सबको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताएं कि सर ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आया, जिसको हम अगले वीडियो में पूरा करेंगे। अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट करेंगे तो उसे हम अगले वीडियो में फिर से बता देंगे कि देखिए ऐसे ऐसे था, कुछ बच्चों को दिक्कत हुआ था। क्लियर। और अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया तो वीडियो को अब जरूर लाइक करें, क्योंकि आपने अभी तक पढ़ा है तो जाहिर सी बात है पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी करें ताकि उनको भी पता चले ज्ञान आश्रम के बारे में, जो आपकी पूरे के पूरे कॉमर्स की जिम्मेदारी लेते हुए चल रहा है। एनसीईआरटी हिंदी मीडियम वालों के लिए ये चैनल है ही, इससे पूरा कोर्स कंप्लीट होगा, सब चीज फ्री है, कोई पेड क्लास नहीं, कोई भी पेड नोट्स नहीं, कुछ भी नहीं, सब चीज फ्री है। नोट्स, रिवीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब दिया जाएगा और एकदम फ्री क्लास रहेगा यहाँ पर। और आपको करना क्या है, आपको हमने स्टार्टिंग में ही बताया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आप जो है फेसबुक ज्वाइन कर लीजिएगा। इन सभी जगहों से आपका हमारा कांटेक्ट बना रहेगा और आप जो है बहुत ही बढ़िया से सारे नोट्स वगैरह सब चीज पा लेंगे, ठीक है। और जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब तो जरूर ही करिएगा। बस आज की वीडियो में यही, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक ले थैंक यू, बाय।